नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले ईश्वर से वही प्रार्थना कि सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। और आज की मोटिवेशन लाइन है, माना मुश्किलों की पराकाष्ठा है। ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें हम मान सकते हैं कि मुश्किलों की पराकाष्ठा है। कोई बीमारी से जूझ रहा है, तो कोई परिजनों की समस्या को लेकर जूझ रहा है, तो कोई रीट की परीक्षा को लेकर, कोई परिवार की परीक्षा को लेकर। लेकिन माना कि ये मुश्किलों की पराकाष्ठा है, माना आपदाओं का दौर है। ये भी बात सही है कि कभी ब्लैक फंगस सुनते हैं तो कभी वाइट फंगस, तो ये आपदाओं का दौर है। पर तुम धैर्य बनाए रखना। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, आप धैर्य बनाए रखना, अपने हौसलों को बढ़ाए रखना, अपने हौसलों को बढ़ाए रखना। प्यारे विद्यार्थियों, इस वक्त सभी के सामने कोई न कोई विपदा, कोई न कोई मुश्किल है। लेकिन इन मुश्किल भरी घड़ियों में हमें, इस मुश्किल भरे दौर में हमें धैर्य बनाए रखना और हमारे हौसले को बढ़ाए रखना हमें बहुत अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला दौर हमारा होगा। इतना याद रख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना इस कोरोना काल में। और इसके बाद में देरी किए बिना पहले प्रश्न पहुंचता हूं आज के पे। और पहला प्रश्न है आज का, भारतीय राज्य व्यवस्था जो कि पटवार, एसआई, असिस्टेंट कमांडेंट और ग्राम सेवक जैसे और आरएस प्री जैसे एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक से ग्रहण किए गए। अगर आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हो तो आपको 10 प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न क्लियर होंगे। इस यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से आपके समक्ष राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कौन सा कथन वित्त आयोग के संदर्भ में सही है? पहला कथन है, इसका गठन प्रति 5 वर्ष की समाप्ति पर होता है। बिल्कुल पहला कथन राइट है दोस्तों, इसका गठन प्रति 5 वर्ष की समाप्ति पर होता है। जैसे हाल ही में जो वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसकी काल अवधि है 2020 से 25 और इसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह। कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष है? 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है। तो एनके सिंह जो 15वां वित्त आयोग उसके अध्यक्ष है, तो इसका कार्यकाल 2020 से 25 है। और वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष बाद बनाया जाता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक बॉडी है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। यह एक संवैधानिक बॉडी है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है वो होता है। और इसका कार्य होता है कि ये सरकार को किस प्रकार की जगह व्यय करना है, कहाँ पर खर्च करना है, इसके बारे में सिफारिश देता है। सरकार माने या नहीं माने, ये सरकार की मर्जी होती है। यह है हमारा वित्त आयोग। एक बार और सुन लो प्रिय विद्यार्थियों, भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 280 में भारत के वित्त आयोग या फाइनेंशियल कमीशन का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है और इसके द्वारा प्रस्तुत की गई अनुशंसाओं को सरकार माने या नहीं माने, ये बाध्यकारी नहीं है सरकार। लेकिन इसके द्वारा देश की प्रमुख योजनाओं और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आय और व्यय के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके बारे में रिपोर्ट बना के सरकार को दी जाती है और उसी के हिसाब से आगामी 5 वर्षों की योजनाएं तैयार की जाती है। तो यह है हमारा वित्त आयोग या फाइनेंशियल कमीशन। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष एनके सिंह है, जिसकी काल अवधि 2020 से 25 है। 14वां वित्त आयोग इससे पहले था, 2015 से 20 के बीच। कथन नंबर 1 बिल्कुल राइट है आपका, 5 वर्ष की अवधि के बाद नया बनाया जाता है। कथन नंबर 2,
करों से हुई प्राप्तियों के केंद्र और राज्यों के वितरण की अनुशंसा करता है? बिल्कुल करता है। करों से या फिर कोई योजनाओं से जो आय प्राप्त होता है उसको केंद्र और राज्यों के बीच वितरण के लिए क्या करता है? ये अनुशंसा प्रस्तुत करता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। बिल्कुल राइट बात है ये भी, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी है। ये बात गलत है। अभी मैंने आपको बताया था कि सरकार इसकी सिफारिशों को माने या नहीं माने ये सरकार की मर्जी पर डिपेंड करता है। तो अपना पहला प्रश्न आज का समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ूं तो प्रश्न नंबर 2 है आज का, और प्रश्न नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 2, 1992 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, जिसे पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के लिए। ये कह रहा प्रश्न कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भाई साहब यहाँ पे गलत जोड़ा छांटना है अपने को। कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ पर अपन को राइट जोड़ा छांटना है, रॉन्ग नहीं, राइट। तो क्या 1909 का भारत परिषद अधिनियम आपने पढ़ा होगा? ये पार्लियामेंटो सुधार भी कहलाता है और इसकी प्रमुख विशेषता थी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मुसलमानों को प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मुस्लिम क्षेत्र घोषित करने की बात कही गई थी, क्योंकि 1906 में आपको विदित होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। सर अंगा खां और सादुल्ला खां ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थापित कर दिया था। तो जो 1909 का अधिनियम था इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी। तो चुनाव का सिद्धांत कल हमने पढ़ा था। चुनाव का सिद्धांत कौन से में आया था? 1892 के चार्टर अधिनियम में। कब आया था? 1892, 1892 में आया था। ये कब आया था? 1892 में चुनाव सिद्धांत। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। वर्ष 1919 का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता, आपको विदित होगा कि 1919 में द्वैत शासन प्रणाली प्रांतों में लागू हुई थी और 1935 में उसी द्वैत शासन प्रणाली को केंद्र में लागू किया गया था। और जिस वक्त उस द्वैत शासन प्रणाली को केंद्र में लागू किया था उस वक्त प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। और जब प्रांतों को स्वायत्तता दी गई तो प्रांतों में चुनाव हुए 1935 के शासन अधिनियम के तहत। और 1937 में जब चुनाव हुए तो उसके तहत इनको जो क्या प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, और उसी के तहत 1937 में प्रांतों में चुनाव होते हैं। 11 प्रांत हैं और उन चुनावों में जब प्रांतों में चुनाव होता है तो वहाँ पे कांग्रेस 6 राज्यों में अपनी सरकार बनाती है और वहीं से कहीं ना कहीं भारत के विभाजन की जड़ें बनना आरंभ हो जाती है। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि 1919 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता नहीं बल्कि प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी, जो कि 1935 में सेंटर में द्वैत शासन स्थापित कर दिया जाता है और राज्यों को स्वायत्तता दे दी जाती है। उसके बाद में कथन नंबर 3 है, 1935 का अधिनियम राज्यों में द्वैत शासन लागू करता है। क्या 1935 का शासन राज्यों में द्वैत शासन लागू करता है? अभी मैंने आपको बताया कि 1919 के अधिनियम में राज्यों में द्वैत शासन लागू हुआ था और 1935 में राज्यों में प्रांतीय स्वायत्तता मिली थी। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, क्योंकि राज्य में द्वैत शासन कब लागू हुआ था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, जिसे मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की बात कही जाती है 1919 के शासन अधिनियम में। इसके अलावा 1947 का अधिनियम जो है वहां पर जिम्मेदार सरकार का गठन किया गया। बिल्कुल साहब, 1947 का जो अधिनियम आया उसमें यह कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कि भारत में जिम्मेदार सरकार गठित की जाएगी और भारत के लोगों को 1948 से पहले आज़ाद कर दिया जाएगा। और इसी अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और भारत में क्या हुई? एक जिम्मेदार सरकार गठित की गई। प्रथम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये चौथा कथन सही होता है। यही पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि कौन सा जोड़ा सही है। तो कौन जोड़ा सही है? यहाँ पे ओनली एक जोड़ा सही है, वो है 1947 का अधिनियम, जिम्मेदार सरकार। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं प्रिय विद्यार्थियों, तो नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से किस ढंग और किस आधार पर हटाया जा सकता है? किस ढंग और किस आधार पर हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को एक महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है,
जैसी प्रक्रिया के द्वारा उसी प्रकार ठीक सीएजी को हटाया जा सकता है। भारत में महान्यायवादी ये नहीं, महान्यायवादी आपको पता होगा अनुच्छेद 76 में है और इसको राष्ट्रपति अपने प्रसाद पर्यंत रखता है, जिस दिन राष्ट्रपति चाहे उस दिन हटा सकता है, तो इसमें कोई नियम लागू नहीं होता। और लोकसभा अध्यक्ष का आपको पता होगा, लोकसभा अध्यक्ष वह होता है जो कि मेजोरिटी दल से, जो कि सत्ता में दल होता है, वहाँ से अध्यक्ष बनाया जाता है। जिस दिन लोकसभा भंग होती है उस दिन अध्यक्ष ऑटोमेटिक हट जाता है, और उससे पहले हटाने की बात हो तो वो सिर्फ सत्ता दल के द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये भी, इसका भी कोई रोल नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है कि केग को किसके समान हटाया जाता है, तो केग को उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति के जिस प्रकार हटाया जाएगा ठीक वैसे ही उसको हटाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को विवेक का अनुसार अनुदान दिया जाता है। अभी आपने पहले प्रश्न में पढ़ा था कि वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के बीच में, वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के बीच में विवेक अनुसार अनुदान दिए जाते हैं, ये है हमारा। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों ये नहीं होगा, अनुदान तो योजना आयोग की सिफारिश पर आएगा। प्रिय विद्यार्थियों ये कंफ्यूज करेगा आपको कि वित्त आयोग या योजना आयोग। तो वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र राज्यों को अनुदान नहीं देती। केंद्र और राज्यों को अनुदान तब दिया जाएगा जब योजना आयोग सिफारिश करेगा, और योजना आयोग 1 जनवरी 2015 से क्या बन चुका है, नीति आयोग बन चुका है। अब नीति आयोग जो सिफारिश करेगा उसी के हिसाब से केंद्र अपने विवेक अनुसार राज्यों को क्या देगी, अनुदान देगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, योजना आयोग। वित्त आयोग और योजना आयोग आप कंफ्यूज होंगे प्रिय विद्यार्थियों। ध्यान रखना, वित्त आयोग की सिफारिश से गवर्नमेंट माने या नहीं माने, वो केंद्र और राज्य के बीच में करों का जो बंटवारा होता है उसके ऊपर अनुशंसा कर सकता है। लेकिन केंद्र राज्यों को जो अनुदान देता है वह अनुदान सिर्फ योजना आयोग या नीति आयोग की सिफारिश पर देता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूं तो अगला प्रश्न है हमारा, पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा दी गई। पोर्टफोलियो प्रणाली आपको पता होगा कि सिविल सेवा के लिए ओपन भारतीय लोगों को शामिल करना और सिविल सेवा में लोगों भारतीयों को शामिल करने के लिए पोर्टफोलियो खुली प्रतियोगिता प्रणाली, इसका हिंदी अर्थ होता है खुली प्रतियोगिता। ये भारत में कब आरंभ हुई, भारत के लोग पहले संघर्ष कर रहे थे तो फाइनली इसको 1861 में अंग्रेजों को मानना पड़ा। पोर्टफोलियो प्रणाली 1861, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है दोस्तों। प्रिय विद्यार्थियों ये बहुत मस्त चीज़ें हैं। कुछ अधिनियमों की महत्वपूर्ण विशेषता, जैसे 1861 के अधिनियम क्या है, पोर्टफोलियो प्रणाली का आरंभ। 1858 की क्या है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बनाया गया। चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को गठन किया गया, यानी भारत सचिव का गठन किया गया। 1892 का क्या है, क्या लागू 1892 निर्वाचन सिद्धांत दिया गया था, क्या दिया गया था, निर्वाचन सिद्धांत 1892 में आया था। 1909 की क्या विशेषता है, पृथक निर्वाचन प्रणाली। 1919 की क्या है, राज्यों में द्वैत शासन। 1935 की क्या है, केंद्र में द्वैत शासन। तो ये 4-5 विशेषताएं तो घोल कर पी लेना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ताकि कभी न कभी एग्जाम इस प्रकार के प्रश्न तो आपको पूछे ही जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में हुई। वही क्वेश्चन आगे वहाँ पर रखिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। आप ग्राम सेवक का दे लेना, आप पटवारी का दे लेना, या आप एसआई का, कहीं पर भी। प्रिय विद्यार्थियों पढ़ाई करने के लिए आज इतना सोशल मीडिया हो गया कि आप चाहे उस टॉपिक का अच्छे से अच्छे टीचर का कंटेंट मिल जाएगा। प्रयास करना हमारा एक परम दायित्व होता है, जिसके पास जो नॉलेज होती है उसका बखान करना अनिवार्य होता है। एक दौर आता है जब इंसान को अपने अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालने की बारी होती है। अगर फिर भी इंसान नहीं निकालता है तो वह फिर उस ज्ञान को लेकर के मूड प्रवृत्ति बना करके और इस जीवन लीला के समाप्त होने के बाद यहीं पर भटकता रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ज्ञान बहुत मिलेगा, लेकिन सटीक ज्ञान अगर आपको जहाँ मिले, सटीक पुस्तकें जहाँ मिले। एम लक्ष्मीकांत एक ऐसी पुस्तक है जहाँ से, जिसके पीछे दिए हुए प्रश्नों से डायरेक्ट पीसीएस और छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो उसको संदर्भ मानते हुए मैंने आपके समक्ष छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पॉलिटी को थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास किया है,
सीमित संसाधन होने के बावजूद में आपके समक्ष जितना मेरे पास कंटेंट है वो आपको शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कभी ऐसा दौर भी आ जाए जब एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आपसे जुड़ पाऊँ, लेकिन अभी मेरे पास जो सीमित संसाधन उनसे मैं आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत करना चाहूँ तो आप इनको ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, और कम से कम एक व्यक्ति तक जरूर पहुँचाए, उसको जरूर दिखाए वीडियो, ताकि उसको फायदा मिल सके। द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1919 के शासन अधिनियम में हुई थी। और कहाँ लागू हुआ था? राज्य में लागू हुआ था। 1935 में सेंटर में लागू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, मतलब कौन कौन सी है? तो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली बिल्कुल, राज्य में 1919, केंद्र में 1935, राज्य को स्वायत्ता 1935, अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935, बिल्कुल राइट है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 की बात की है। आईएएस और आरएस का पेचीदा क्वेश्चन है ये, 3 विशेषताएं दे देगा और एक विशेषता को अदर डाल देगा, तो ये दोनों राइट है। इसके अलावा आगे बढ़ूं तो इसकी 2 विशेषताएं और रह गई, वो है प्रांतीय स्वायत्ता और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली। आपको विदित होगा ये भी आपका राइट है, प्रांतीय स्वायत्ता भी राइट है, क्योंकि प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में आया, 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता दे दी गई और केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। प्रांत में द्वैत प्रणाली ये 1919 में आई थी, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये इसका आंसर राइट हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर यही है और ये गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये एक गलत है, क्योंकि द्वैत शासन प्रणाली कब आई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम में आई थी, राज्य में। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी समाप्त होता है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मिलान से संबंधित। और मिलान से संबंधित प्रश्नों की बात करूं तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो भारत का संवैधानिक विकास है उसका महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं निकली है। ये है नियंत्रण बोर्ड कब गठित हुआ? नियंत्रण बोर्ड आपको पता होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1784 के एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1700, सेटलमेंट एक्ट 1784 के तहत। केंद्रीय प्रशासन कब लागू हुआ था? बंगाल में एक गवर्नर जनरल बनाया गया और उस गवर्नर के अधीन बंगाल में गवर्नर जनरल बनाया गया और उसके अधीन मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर था उसको कर दिया गया। तो केंद्रीय प्रशासन कब लागू हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इसी में ही जिला कलेक्टर का पद उत्सर्जित किया गया और भारत के संवैधानिक विकास का पहला महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें केंद्रीय प्रशासन लागू हुआ था। इसके अलावा भारत का गवर्नर जनरल कब आया? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको 1833 के शासन अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव का पद कब आया? यह आया भैया 1857 क्रांति समाप्त होने के बाद वर्ष 1858 में। 1858 में 2 चीजें हुई। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत एक तो महारानी विक्टोरिया का राज डायरेक्ट भारत में होने लग गया, और एक इसके अलावा 1858 में क्या हुआ था? भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वाइसराय बना दिया गया और ब्रिटेन संसद में एक भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी राज्य सचिव का पद उत्सर्जित किया गया। तो इस प्रकार ये मिल गया ये क्वेश्चन। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1784। केंद्रीय प्रशासन कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? चार्टर एक्ट 1833। और भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पद कब आया? भारत सचिव का पद कब आया? यह आया आपका 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत सचिव बोलते हैं इसको हिंदी में, भारत सचिव भारत सचिव बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे क्वेश्चन है अपना वो भी मिलान से संबंधित। इसका सही कोड कौन सा होगा? सही मिलान कौन सा होगा? तो आपको पता होगा, यहाँ पर सही मिलान की बात करें थोड़ी सी, तो सही मिलान होगा आपका नियंत्रक बोर्ड फर्स्ट में थर्ड और सेकंड में फर्स्ट। तो यहाँ पे देख लो, फर्स्ट में थर्ड और सेकंड में फर्स्ट, और तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका बी। क्या होगा सही आंसर? बी होगा।
इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों में जरूर आएंगे प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए आप इन पर गौर करना, इन पर अपना वर्क स्टार्ट कर दो अभी से। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शासन अधिनियमों से संबंधित है और ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ पर 5 प्रश्न तैयार हो रहे हैं आपके। पहला है द्विसदनीय प्रणाली कब लागू हुई। दूसरा है विधायी विघटन कब हुआ। तीसरा है विधायी विघटन 1861 में हुआ। द्विसदनीय प्रणाली लागू हुई मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। पता है आपको, राज्य में द्विसदन प्रणाली लागू हुई और केंद्र में द्विसदन लाए गए। एक उच्च सदन और एक निम्न सदन लाया गया। तो द्विसदन 1919 के मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में। अलग निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल की बात आई है तो ये हुआ था मार्लियामेंटो सुधार में। और प्रांतीय स्वायत्तता की बात करें तो यह आया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। 1935 के भारत शासन अधिनियम में। एक बार और देख लो, द्विसदनीय प्रणाली कब आई। केंद्र में द्विसदनीय और राज्यों में द्वैत शासन। 1919 का मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1919 का मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू करने में सफल रहा और राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली लाने में सफल रहा। इसके अलावा विधायी का विघटन कब किया गया, यह 1861 में किया गया। इसके अलावा अलग निर्वाचन मंडल ये कब आया, 1909 में आया, अभी आपसे बात हो चुकी है। प्रांतीय स्वायत्तता ये आया आपकी 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में। इसका सही कूट का मिलान करें तो फर्स्ट में क्या है थर्ड, सेकंड में क्या है सेकंड और थर्ड में क्या है 5। फर्स्ट में थर्ड, सेकंड में सेकंड और थर्ड में 5। तो ये कहाँ पर है, इसको हम देखें तो इसकी बात होगी फर्स्ट में थर्ड, सेकंड में सेकंड, थर्ड में 5 और लास्ट में फर्स्ट। तो ये कौन सा हो गया, ये आपका सही आंसर सी हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामों में जरूर आएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुन लेना, उसी में काम हो जाएगा आपका। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपके कवर किए जा रहे हैं, ज़्यादा की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 30 से 40 क्वेश्चन मेरे मुंह से बोले जा रहे हैं। उसके बाद में आज का अंतिम क्वेश्चन पर आता हूँ और आज का अंतिम क्वेश्चन अनुच्छेदों से रिलेटेड है और इसमें अनुच्छेद दिए हुए हैं, उनमें क्या दिया हुआ है उसके बारे में। लोक नियोजन की क्षमता, अवसर की क्षमता को लोक नियोजन की क्षमता कहते हैं शुद्ध हिंदी में, और इसका आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 16। ये मौलिक अधिकारों के आर्टिकल है, ये बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनको याद करना और रटना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। लोक नियोजन में क्षमता यानी अवसर की क्षमता कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 16, और कौन से अधिकार में, समता के अधिकार में, जिसका आर्टिकल है 14 से 18। अल्पसंख्यक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि का संरक्षण 29 में। अल्पसंख्यक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 30। तो अल्पसंख्यक अधिकार 29। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और देह की स्वतंत्रता, हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में होगी, अनुच्छेद 21 में। इसी में निजता का अधिकार आया है। पुट्टुस्वामी केस वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में डाल दिया गया है। तो भारत में आपने सुना होगा फरवरी 2021 में व्हाट्सएप ने कहा था कि हम आपके डेटा लीक करेंगे। उस वक्त भारत की सुप्रीम कोर्ट ने और भारतीय सरकार ने कहा था कि व्हाट्सएप को हम उड़ा देंगे, तो तुम कैसे करोगे डेटा लीक। जब एक सिग्नल ऐप आया था और भारत के करोड़ों लोगों ने सिग्नल ऐप डाउनलोड किया था, उस वक्त व्हाट्सएप को खुद को स्टेटस लगाना पड़ा था कि हम आपकी निजता का कभी हनन नहीं करेंगे, हम आपके डेटा कभी भी दूसरे को प्रेषित नहीं करेंगे। आपने देखा होगा व्हाट्सएप ने फरवरी 2021 में पहली बार खुद का स्टेटस लगाया था। तो दोस्तों, ये अधिकार है, इनको समझना और इनको अपने जीवन में उतारना। जरूरी नहीं है पढ़कर नौकरी लगे, ये समझने के लिए भी अधिकारों का महत्वपूर्ण है। तो ये जो अधिकार है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार या प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं। अनुच्छेद 21 RS मेंस 2018 का प्रश्न था ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वाला, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अधिकार वाला अनुच्छेद 21 पर क्वेश्चन आया था 10 नंबर का। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 में है। तो इस प्रकार आपका ये अनुच्छेद 23 में है, तो ये आपका मिलान हो जाता है। और मिलान की बात करें, ये अनुच्छेद 23, लोक नियोजन अनुच्छेद 16 और अल्पसंख्यक अनुच्छेद 29 और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21।
तो पहले में ए में फोर्थ, बी में फर्स्ट, ए में फोर्थ, बी में फर्स्ट। देखो कहाँ पर मिल रहा है, ए में फोर्थ, बी में फर्स्ट, तो ये मिल रहा है आपका यहाँ पर। इसका सही उत्तर ये है डी। इस प्रकार के प्रश्न रट लेना, इस प्रकार के प्रश्न ही आपको बाहर करेंगे और इस प्रकार के प्रश्न होते भी कीजिए। अगर एक भी ऑप्शन आपको आ रहा है तो आपका हो सकता है पूरा क्वेश्चन सही हो जाए। इसलिए इन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दो, इनकी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। इसके बाद में आगे बढ़ूँ तो मैं कुछ अनुच्छेद लेकर आया हूँ, इन अनुच्छेदों को रट लेना। ये अनुच्छेद आपके बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और इनको मैं बार बार आपको सुनाता रहूँगा जब तक मुझे पॉलिटी पढ़ानी होगी। पहला अनुच्छेद लेकर आया हूँ मैं आज। आज का पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। 76 में क्या दिया हुआ है, भारत का महान्यायवादी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अटॉर्नी जनरल, ए और जी, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 148 सीएजी, भारत का नियंत्रक और महालेखा प्रेक्षक, जिसे विपक्ष का मित्र भी कहा जाता है। और इसका अनुच्छेद 148 है, इसे इंग्लिश में सीएजी बोला जाता है। ठीक है, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन एजी जो अटॉर्नी जनरल होता है वो राष्ट्रपति के पश्चात प्रेम पद पे रहता है, जबकि सीएजी एक प्रधानमंत्री की एक कमेटी होती है 3 सदस्य की, उस कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन उसको राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, उसको उसी तरीके से हटाया जाएगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 148 में सीएजी का उल्लेख है और सीएजी जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका वर्क होता है विविध प्रकार के ऑडिट यानी डेटाज को इकट्ठा करना, योजनाएं हो राज्य में कुछ भी हो और उनको राष्ट्रपति को सौंपना, राष्ट्रपति द्वारा उसको संसद पटल पर सौंपता, ये सीएजी का कार्य होता है। तीसरा अनुच्छेद 165, यह है राज्य के महाधिवक्ता। जिस प्रकार सेंटर में एजी होता है ठीक उसी प्रकार राज्य महाधिवक्ता होता है और इसका अनुच्छेद 165 है। ठीक है, उसके बाद में आता है 243 आई, इसमें राज्य वित्त आयोग। जिस प्रकार प्रत्येक 5 वर्ष बाद सेंटर में 280 के तहत केंद्रीय वित्त आयोग की गठन किया जाता, ठीक उसी प्रकार राज्य में पंचायत राज और नगरीय स्थानीय सुशासन के लिए स्वतंत्र पैसा उपलब्ध कराने के लिए 1993 के बाद प्रत्येक 5 वर्ष में अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाता है। 243 के राज्य निर्वाचन आयोग, 243 के राज्य निर्वाचन आयोग जब 1993 में स्थानीय स्वशासन को लागू कर दिया गया, उस स्थानीय स्वशासन का निर्वाचन करवाने के लिए राज्य में एक निर्वाचन आयोग की स्थापना करने की बारी आई, तो विभिन्न राज्यों ने अपने स्तर पर अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ये सिर्फ स्थानीय जो शासन होता है, चाहे नगरीय शासन हो चाहे पंचायत राज हो, दोनों का निर्वाचन करवाता है और कुछ नहीं करता। विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन कोर्ट करता है, विधानसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति का निर्वाचन सिर्फ राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, जिसका अनुच्छेद 324 है। अनुच्छेद 243 जेड डी, इसका गठन जिला योजना समिति, 243 जेड डी जिला योजना समिति यानी जिले में योजना बनाने के लिए एक योजना समिति होती है, उसका अनुच्छेद 243 जेड डी है। 243 जेड ई और यह है महानगरीय योजना समिति, एक जिला स्तर पे होती है एक महानगर पे होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पे बढ़ें तो नेक्स्ट कुछ अनुच्छेद और है, और ये अनुच्छेदों की बात करूं तो ये अनुच्छेद है जिसे 263 अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत होता है और इसके मुख्य या प्रधानमंत्री होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें भाग लेते हैं। ये होता है अनुच्छेद 263। फिर 280 राष्ट्रीय वित्त आयोग, फिर 307 ये अंतर्राज्यीय व्यापार एंड वाणिज्यिक आयोग, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में व्यापार करने के लिए जो संगठन कार्य करता है उसको अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग कहा जाता है। इसका गठन 307वें अनुच्छेद के तहत किया गया। 315वां संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन की बात करता है। निर्वाचन आयोग की 324 करता है। 338 में क्या है,
अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन 338 के तहत, अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग 338 ए के तहत, और हाल ही में 338 बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कर दिया गया है। 339 में राष्ट्रीय क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र आयोग की स्थापना 339 पिछड़ा वर्ग आयोग, और 344 इसमें है, इसमें क्या है 344 में राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति, राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति। इस प्रकार आज के जो अनुच्छेद थे इंपॉर्टेंट आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए। प्रिय विद्यार्थियों, अंत में यही कहना चाहूँगा, चाहे आपको आवाज़ समझ में नहीं आ रही हो, चाहे आपको ये लग रहा हो कि आपको देखना नहीं देखना चाहिए, एक बार मेरे कहने से कुछ एक लोगों को शेयर कर देना जो आपके पास है, जो इनको देख रहे हैं, 1-2 व्यक्ति हो, और जिस दिन पेपर लगे उस दिन देख लेना। जहाँ पर भी भारत का संविधान पार्ट है वहाँ पर इन वीडियो से प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। यह बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संदर्भ बुक है लक्ष्मीकांत, और अगर आप इन चीज़ों की ऐसी PDF प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिंक, इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन करने का लिंक दिया जाता है, उसको ज्वाइन करें। और अंत में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वही प्रार्थना परमात्मा से, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और जय हिंद, जय भारत।